राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का तीसरा लेक्चर, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट अपने पास टॉपिक होने वाले हैं। 3 टॉपिक हम इस लेक्चर में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा एटॉमिक साइज, दूसरा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा होगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। बेटा इससे पहले हमने सेकंड लेक्चर कंप्लीट करा है और सेकंड लेक्चर में भी हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट और तीसरा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो उस टॉपिक को, उन 3 टॉपिक को हमने काफी अच्छे से पढ़ा है दूसरे वाले लेक्चर में। तो शुरू करेंगे हम इन 3 प्रॉपर्टीज को। आगे 3 प्रॉपर्टीज अपने पास शुरू करेंगे काफी अच्छे से, काफी डिटेल में। तो डिटेल में शुरू करने से पहले मैं बोल रहा हूं बेटा, सारे बच्चे अपनी पेन और कॉपी लेके साथ में बैठना, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा नोट से ही पेपर में आने वाला है, सारा का सारा एग्जाम में जो है इन्हीं नोट से आएगा बेटा, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स ऐसे कोटा जैसे, ठीक है बेटा। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर, जिसमें सबसे पहला अपने पास है एटॉमिक साइज, ठीक है। तो हम यहां पर शुरुआत करते हैं एटॉमिक साइज से। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज को बेटा हम क्या एटॉमिक रेडियाई भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। 11th क्लास पढ़ के हम लोग आए हैं, ठीक है। 11th क्लास पढ़ के ही हम 12th में आए हैं, है ना। और वहां पर हमने जो है तीसरे चैप्टर यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है ग्रुप में और पीरियड में, है ना। तो यहां पर हमने 11th क्लास में जब पढ़ा होगा बेटा इसका जनरल ट्रेंड के बारे में, एटॉमिक साइज के जनरल ट्रेंड के बारे में, ठीक है। वो क्या पढ़ा होगा कि ग्रुप में क्या होता है, इन ग्रुप। क्या पढ़ा है? इन ग्रुप, यानी कि जैसे डाउन द ग्रुप चले जाते हैं वर्टिकली, तो एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, यहां पर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है ये भी वहां पर पढ़ा था, क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप चले जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। जब एटॉमिक की रेडियस बढ़ेगी तो साइज अपने आप बढ़ेगी। बहुत इजी है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, हमने वहां पर यह भी पढ़ा था कि पीरियड में, इन पीरियड लेफ्ट से राइट यानी कि हॉरिजेंटल में अगर देखें तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है वहां पर कि पीरियड में जाने पर यहां पर जो है एटॉमिक रेडियाई यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता है। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है बेटा? क्या सेल वहां पर डिक्रीज होती है? नहीं नहीं नहीं, सेल तो डिक्रीज नहीं होती है। नंबर ऑफ सेल तो उतनी ही रहती हैं जितनी है, लेकिन क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, छोटा। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ या फिर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो उसी को हम बात करेंगे। तो यहां पर ये जनरल ट्रेंड हमने कहां पर पढ़ा है, 11th क्लास में। ये तो हमने देखा है ना बेटा 11th क्लास के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में, ठीक है ना। अब अगर यहां पर बात करें एटॉमिक साइज डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की अगर बात करते हैं एटॉमिक साइज का, तो डी ब्लॉक में क्या आता है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आता है, कुछ एक्सेप्शन आते हैं। यहां पर कुछ एक्सेप्शन आते हैं, ठीक। कहां पर एक्सेप्शन आते हैं उनको हम अच्छे से जिक्र करेंगे। यहां ग्रुप में भी एक्सेप्शंस आते हैं, पीरियड में भी एक्सेप्शंस आते हैं, काफी सारे एक्सेप्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। जो 11th क्लास में हम एक जनरल सा ट्रेंड पढ़ते हैं उससे हटके कुछ एक्सेप्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। और हमने सुना है भी बेटा कि केमिस्ट्री क्या है, अपने पास फुल ऑफ एक्सेप्शंस है, आसानी से समझ में नहीं आती। अगर इसको समझना है तो इसके साथ रेगुलरिटी देनी पड़ती है, यानी कि डेली टू डेली इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसके क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं, तभी जाके हमारा पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड बनता है यहां पर बेटा, ठीक है ना। वरना केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान है यार, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, केमिस्ट्री रेगुलरिटी मांगता है ना। केमिस्ट्री बोलती है बेटा, केमिस्ट्री है ही ऐसी चीज, केमिस्ट्री चीज है बड़ी बेवफा, रात भर सो सुबह सफा, ऐसी चीजें होती हैं यहां पर। अगर हमने ध्यान से चीजों को नहीं देखा या फिर हर रोज चीजों को नहीं देखा तो फिर सुबह, हर दिन सुबह क्या होता चला जाएगा, सफा होता चले जाएगा, माइंड से बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूटी हमें देनी पड़ती है, तब जाके हमें अच्छे से यहां पर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका, कुछ एक्सेप्शन कहां पर यहां पर आता है। तो उन एक्सेप्शन को पढ़ने से पहले मैं उन एक्सेप्शन को समझाने के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स अपने पास हैं, जिसके उन टॉपिक को हम समझ लेते हैं। जहां पर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होगा बेटा जेड इफेक्ट,
ठीक है। जेड इफेक्ट क्या होता है, इसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। वैसे तो हमने ये क्लास 11th में पढ़ लिया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट। इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज हो जाना। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। अच्छा, न्यूक्लियस का चार्ज कब बढ़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या उसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कब हो रहा है, जब उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस क्या करता है, आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन लगाता है और उनको अपनी तरफ खींचता है और उसकी साइज क्या कर देता है, एटम की साइज क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटी कर देता है। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो इसको यहां पर समझना है, अगर जेड इफेक्ट बढ़ा, ठीक है बेटा, अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। जब ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो शेल उसके पास पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के पास और साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जेड इफेक्ट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज के। ये हमने 11th क्लास में भी देख लिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने दिमाग में रखना। जहां न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ा, वहां साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये अच्छे से समझ लेना बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि साइज छोटा हो रहा है, यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो साइज क्या हो जाता है, छोटा, यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास पास आ जाती है सेल, उसको कॉन्ट्रैक्शन हम बोलते हैं, और साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं, पहला टॉपिक तो हमने ये समझ लिया जेड इफेक्ट, क्योंकि हमें एक्सेप्शन अगर समझने, एटॉमिक साइज के एक्सेप्शन यहां पर समझ रहे हैं, डी ब्लॉक में एटॉमिक साइज के एक्सेप्शन समझने, तो उसके लिए सबसे पहला टॉपिक ये था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो है अपने पास शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। वैसे ये टॉपिक तो सारे के सारे, शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात करें, सारे के सारे टॉपिक बेटा 11th क्लास के हैं, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, एसई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं ये सारे टॉपिक 11th क्लास के हैं, 11th क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाए जाते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर अगर हम एक्सेप्शन समझने तो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं। वैसे तो 11th क्लास के लेक्चर में मैंने काफी डिटेल से पढ़ा रखा है, जिनको और भी डिटेल में जाना होगा वो 11th क्लास वाले लेक्चर को देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो काफी डिटेल में मैंने वहां पर बता रखा है शील्डिंग इफेक्ट को या स्क्रीनिंग इफेक्ट को। लेकिन यहां पर अगर हमें चीजें समझनी है तो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भी, है ना। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग जो अगर मैं बोलूं स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग पावर भी यूज करते हैं इसको। ये होता क्या चीज है, ये बेटा किसी भी सबसेल की एबिलिटी होती है कि जिस वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज को होल्ड कर पाता है, रोक पाता है, या फिर न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक जाने से क्या करता है, वो रोक देता है, शील्ड कर देता है बीच में सबसेल, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज आसानी से फिर बाहर नहीं जाने देता वो। तो जो आसानी से न्यूक्लियर चार्ज को बाहर नहीं जाने देगा, इसका मतलब वो अच्छी से स्क्रीन बना रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को रोकने के लिए, अच्छा से शील्ड कर रहे हैं, क्योंकि शील्ड का मतलब भी क्या होता है बेटा, कवरिंग, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं होल्ड करना, या फिर स्क्रीनिंग अगर बात करें रोकना, है ना, रोकना, होल्ड करना, कवर करना, ठीक है ना। यानी न्यूक्लियर चार्ज को कवर करना, न्यूक्लियर चार्ज को रोकना, न्यूक्लियर चार्ज को होल्ड करना, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज को बाहर नहीं जाने देना, उस जेड इफेक्ट को बाहर नहीं जाने देना, ठीक है। तो जो ज्यादा रोकेगा उसका शील्डिंग पावर ज्यादा होता है। तो वो शील्डिंग पावर किसकी ज्यादा होता है वो हम समझते हैं, पर पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है शील्डिंग पावर की। शील्डिंग पावर की डेफिनेशन अगर मैं यहां पर देखो बेटा, तो ये एबिलिटी होती है, द एबिलिटी, किसी भी सबसेल की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ सबसेल, द एबिलिटी ऑफ सबसेल टू होल्ड न्यूक्लियर चार्ज, the ability of subshell to hold
न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी है किसी भी सबशेल की, उसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग पावर या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सबशेल अपने पास कितनी होती हैं, 4 सबशेल अपने पास पड़ते हैं, SPDF। तो इनमें से किसके हैं सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर? तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग अगर मैं देखता हूं, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग पावर, तो वो क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा शील्ड करता है S, उसके बाद P, उसके बाद D, और सबसे कम शील्ड करता है, सबसे कम जो न्यूक्लियर चार्ज को रोकता है वो F। ये ऐसा क्यों है, किस वजह से यहां पर हम इसको इस ऑर्डर को देते हैं? तो ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने 11th क्लास में ही सेकंड चैप्टर पढ़ा था, वो है यहां सबशेल का ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर। अगर हमें सबशेल की ज्योमेट्री स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बेटा, तो हमें पता है S का अपने पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, P का अपने पास क्या होता है, डंबल स्ट्रक्चर होता है, D का अपने पास क्या होता है, डबल डंबल होता है, ठीक है, और F क्या होता है, ऐसे डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री इसकी होती है, ठीक है। F की तो क्या है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूं, इसको समझ लेते हैं कि कैसे S का सबसे ज्यादा शील्ड पावर है कि वो आसानी से न्यूक्लियर चार्ज को बाहर नहीं जाने देता है, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा शील्ड पावर होगी वो अच्छे से न्यूक्लियर चार्ज को रोकेगा और न्यूक्लियर चार्ज को आसानी से बाहर वाली शेल पे या फिर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं जाने देगा, ठीक। और जिसकी पावर शील्डिंग पावर कम होगी उसमें आसानी से न्यूक्लियर चार्ज बाहर चले जाएगा, ठीक। उसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहां पर ये एटम है बेटा, एटम की ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से सेम, ठीक है ना। यहां पर n इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, हमें इतना तो पता है कि जो पहली सेल है वो केवल S सबशेल से मिलकर बनती है, यानी कि यहां पर केवल S होता है। दूसरी में क्या होता है, S भी होता है, P भी होता है। तीसरी में क्या होता है बेटा, S P और D, इस तरह से D भी होता है, तीसरे से शुरू D शुरू हो जाता है, और चौथे में S P D और इस तरह से F यानी कि डिस्टॉर्टेड, इस तरह से। तो इस तरह से फिर आगे क्या चलता रहता है, S P D F S P D F, है ना, इस तरह से S P D F इस तरह से चला जाता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना, समझते हैं इसको कि ये ऑर्डर क्यों फॉलो करता है शील्डिंग, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज यहां है, न्यूक्लियस यहां है बेटा इसका, यहां पर ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल पे अपना अट्रैक्शन लगाएगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाने वाला रहेगा तो यहां पर इसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, एस वाले की एक फिक्स यानी कि स्फेरिकल ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री होती है। तो यहां से न्यूक्लियर चार्ज आसानी से बाहर नहीं जा पाता क्योंकि ये अच्छे से होल्ड कर लेता है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर चार्ज यहां से थोड़ा बहुत साइड से बाहर निकल गया, लेकिन इसके बीच में से न्यूक्लियर चार्ज आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। तो अगर साइड से न्यूक्लियर चार्ज इस तरह से बाहर निकल गया तो अब बारी आती है पी के होल्ड करने की। अब अगर मैं बात करूं यहां पर पी पे चल रहा है न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर आगे एस पे भी, एस तो जाने नहीं देगा, लेकिन यहां पी की बात करें तो पी का अगर ज्योमेट्री देखें बेटा तो डंबल शेप का है पी, तो वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता न्यूक्लियर चार्ज को, यहां बीच से न्यूक्लियर चार्ज आसानी से बाहर निकल जाता है, ठीक। वैसे ही अगर बात करें P के बाद अगर D की बात करते हैं तो D में भी और भी ज्यादा गैप यहां पर देखने को मिलता है। जैसे P में यहां पर बीच में गैप देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बाहर चले जाते हैं। तो D में और भी ज्यादा गैप यहां पर देखने को मिलता है और न्यूक्लियर चार्ज और आसानी से यहां से बाहर चला जाता है। यहाँ बीच में गैप होता है तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत आसानी से बाहर चला जाता है इन गैप की वजह से, है ना। वैसे ही अगर बात करें तो F की बात करें, आगे अगर F की बात करें तो F पे अगर न्यूक्लियर चार्ज आ रहे हैं तो F की ज्योमेट्री तो वैसे ही डिस्टॉर्टेड है, F की तो वैसे ही डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, कोई फिक्स ज्योमेट्री है नहीं। तो इसमें और भी ज्यादा गैप होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इससे आसानी से बाहर चला जाता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज को F वाला अच्छे से नहीं रोक पाता है। तो अब यहां पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियर चार्ज को S सबसे ज्यादा रोक रहा है क्योंकि S की क्या होती है, एक फिक्स या फिर एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है। P की जो है थोड़ा सा डंबल होता है तो बीच में गैप होते हैं तो वहां से न्यूक्लियर चार्ज आसानी से बाहर चला जाता है।
डी में और भी ज्यादा गैप होते हैं तो और भी आसानी से न्यूक्लियर चार्ज बाहर चला जाता है, और एफ में बहुत सारा गैप होता है क्योंकि डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, तो यहां से न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेजी से बाहर निकल चले जाता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज को सबसे ज्यादा एस रोकता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और सबसे कम रोक कौन रहा है, सबसे कम कौन रोक रहा है न्यूक्लियर चार्ज को, एफ। यानी कि एफ सब शेल की क्या है, सबसे कम एबिलिटी है न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की। इसका मतलब इसका जो शील्डिंग पावर है या फिर शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही कम है एफ का। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि एफ का क्या है, पुअर शील्डिंग होगा। एफ का क्या होगा बेटा, पुअर शील्डिंग होगा, ठीक है। एफ का क्या होगा, पुअर शील्डिंग पावर होगा, पुअर शील्डिंग। जो इसकी शील्डिंग पुअर है तो न्यूक्लियर चार्ज आसानी से बाहर चलेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज आसानी से बाहर जा रहा है, देखो जैसे मान लीजिए यहां पर एफ की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज आसानी से बाहर जा रहा है, तो बाहर पे जो एनएस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर वाले भी तो एस होंगे ना, बाहर वाली शेल पे भी एस सब शेल होंगी, तो वो सब शेल उन इलेक्ट्रॉन्स, उन सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ये न्यूक्लियर चार्ज लगता है। और न्यूक्लियर चार्ज जब बाहर वाली शेल पे लगता है, बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, तो उन शेल को अपनी तरफ खींचता है और साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं कि यहां पर जिसका शील्डिंग पावर या फिर स्क्रीनिंग पावर कम होगा, पुअर होगा, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा आउटरमोस्ट शेल पे, और आउटरमोस्ट शेल पे जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस फिर खींचेगा अपनी तरफ, है ना, क्योंकि एफ वाले ने कम रोका उस न्यूक्लियर चार्ज को। तो अगर न्यूक्लियर हम बोलेंगे पुअर शील्डिंग है, तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा आउटरमोस्ट शेल पे। और जब आउटरमोस्ट शेल पे जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। यहां पर इस तरह से लिख लेते हैं, तो जेड इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, साइज छोटा, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। तो ये अपने पास ये ऑर्डर इसलिए शील्डिंग का हमारे पास आता है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस चीज को तुमने अच्छे से समझना है, ये जेड इफेक्ट को और इस शील्डिंग पावर को। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम बात कर रहे हैं फोर्थ, हमारे पास पुअर शील्डिंग हो रही है एफ की वजह से, तो एफ कहां से शुरू हो रही है, फोर्थ से शुरू हो रही है ना एफ। भाई पहले में एफ नहीं है, पहले में केवल एस है, दूसरे में पी है, पी शुरू हो रही है, तीसरे से डी शुरू हो रही है, चौथे से एफ शुरू हो रही है। यानी कि जब एफ शुरू होने लग जाएगी तो जहां पर एफ शुरू होने लग जाएगी तो वहीं से ज्यादा यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि पुअर शील्डिंग हो जाएगी बेटा। तो चौथे से एफ आ रही है, तो चौथे में कम एफ कैरेक्टर, आगे पांचवें में ज्यादा एफ कैरेक्टर, छठे में ज्यादा एफ कैरेक्टर, सातवें में और भी ज्यादा एफ कैरेक्टर हो जाता है। तो इस तरह से अगर मैं चलूं, जैसे जैसे एफ कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे एफ कैरेक्टर बढ़ेगा, इस बात को याद रखना है, जैसे जैसे एफ कैरेक्टर बेटा, एफ कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, एफ कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, एफ कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जेड इफेक्ट, एफ कैरेक्टर बढ़ेगा तो पुअर शील्डिंग होगी, ठीक, उतनी ही पुअर शील्डिंग होगी, पुअर शील्डिंग होगी। एफ कैरेक्टर बढ़ेगा तो पुअर शील्डिंग होगी ना, पुअर शील्डिंग देखने को मिलेगा। अगर एफ कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ज्यादा पुअर शील्डिंग हो रही है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज को कम रोक पाएगा। हम यहां पर क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियर चार्ज को कम होल्ड कर पाएगा, है ना, न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर पाएगा, कम होल्ड कर पाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेस होल्ड होगा, लेस होल्ड करेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को लेस होल्ड करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट शेल पे लगेगा और उनको कॉन्ट्रैक्ट करके उनका साइज छोटा कर देगा। इसका मतलब एफ कैरेक्टर, जहां पर एफ सब शेल आ जाती है तो वहां पर क्या होता है, पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है ना। तो यहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एफ कैरेक्टर आने की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमने देख लिया यहां पर। तो इस बात को काफी इंपॉर्टेंट, जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट।
तभी हम इसके एक्सेप्शन को समझ पाएंगे, जो भी हमारे पास ग्रुप में एक्सेप्शन आएंगे या फिर पीरियड में एक्सेप्शन आएंगे। तो समझते हैं इसमें कैसे एक्सेप्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आगे वाले पेज पे चलते हैं बेटा। ये पेज अपने पास है, तो ये पूरा का पूरा अपने पास क्या है, डी ब्लॉक है। और इस तरह से अपने पास क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है, इसमें हॉरिजेंटल पीरियड, ऐसे ये पूरा पीरियड है अपने पास। ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। ये अपने पास क्या है बेटा, पीरियड, ठीक है ना। तो 4 पीरियड हमारे पास यहां पर देखने को मिलते हैं। ये मैंने सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में भी बता दिया। और तीसरे से लेकर 12 तक ग्रुप, ये ग्रुप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये अप टू डाउन है ना, इस तरह से ये 11वां और ये 12वां, इस तरह से अप टू डाउन क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये हम देखते हैं यहां पर कि बस डी ब्लॉक के अंदर तीसरे से लेकर 12 ग्रुप तक आता है और पीरियड चौथे से लेकर 7वें पीरियड तक आता है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज को इन ग्रुप में। यहां पर एटॉमिक साइज अगर देखें इन ग्रुप, पूरी की पूरी यहां पर अच्छे से समझते हैं डी ब्लॉक में कि ग्रुप वाइज एटॉमिक साइज क्या होता है। मैंने बोला एक्सेप्शन आता है, किस तरह से एक्सेप्शन आता है देखिएगा। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इन जनरली एटॉमिक साइज जब हमने 11th क्लास में पढ़ा तो ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। तो उसी चीज को समझते हैं यहां पर। ये थर्ड जो ग्रुप है अपने पास, ये थर्ड ग्रुप को ध्यान से देखना, स्कैंडियम, यूट्रोबियम, लैंथेनियम और एक्टिनियम। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम चले जाते हैं तो उस वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो साइज भी बढ़ेगा। जैसे स्कैंडियम में 4 4th पीरियड में, तो इसमें 4 सेल होंगी, यूट्रोबियम में 5 सेल होंगी, लैंथेनियम में 4 सेल होंगी, 6 सेल होंगी और एक्टिनियम में क्या होंगी, 7 सेल। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चले जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता चला जा रहा है, शेल बढ़ता चला जाता है तो रेडियस बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं स्कैंडियम से यूट्रोबियम में जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ रहा है। यूट्रोबियम से लैंथेनियम में जाने पर भी साइज बढ़ रहा है, लैंथेनियम से एक्टिनियम के जाने पर भी क्या हो रहा है, साइज बढ़ता है चला जाता है, यानी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं टाइटेनियम से जिरकोनियम में जा रहे साइज बढ़ रहा है, वेनेडियम से नायोबियम की तरफ साइज बढ़ रहा है। यहां से यहां ग्रुप है तो ये साइज बढ़ेगा, यहां से यहां ग्रुप है तो साइज बढ़ेगा, यहां से यहां ग्रुप है साइज बढ़ेगा, यहां से यहां ग्रुप साइज बढ़ेगा, ऐसे साइज बढ़ता चला जाता है यहां पर इस तरह से। मैं बोल रहा हूं क्यों ये साइज बढ़ रहा है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर शेल बढ़ता है, रेडियस बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा। लेकिन बेटा यहां पर अगर मैं देखूं जिरकोनियम से हाफनियम की तरफ अगर जाते हैं तो जिरकोनियम से हाफनियम में भी साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसकी साइज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ऐसे हाफनियम से रूफियम की तरफ जानी चाहिए थी तो साइज बढ़ना चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, लेकिन साइज इक्वल हो जाती है, नियरली इक्वल हो जाती है। क्यों होती है, इसी चीज को हमें समझना है और यही इसके बीच में एक्सेप्शन है। तो क्यों होता है, जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई यहां पर इस चीज को समझिए, भाई जिरकोनियम से हाफनियम में जाना था तो जिरकोनियम में 5 सेल हैं और हाफनियम में क्या है, 6 सेल। तो यहां से यहां जाने पर साइज तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है, तो साइज बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो साइज कौन नहीं बढ़ने देता है, जो यहां पर 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं किसके, एफ ब्लॉक के। बेटा लैंथेनियम के बाद यहां पर लैंथेनाइड्स एलिमेंट आ जाते हैं 14 एलिमेंट्स, ठीक, उसमें एफ कैरेक्टर आता है, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। तो यहां पर भी एक्टिनियम से रूफियम में भी देखें तो यहां 14 और एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि और ज्यादा एफ कैरेक्टर आता है, ठीक। तो मैंने ये तुम्हें बताया है कि भाई जितना ज्यादा एफ कैरेक्टर्स आएगा उतनी ज्यादा शीडिंग, पुअर शीडिंग होगी, यानी कि पुअर शीडिंग क्या होगी, कम होगी। पुअर शीडिंग कम होगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो पुअर शीडिंग की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर मैं बोल रहा हूं पुअर शीडिंग की वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज को कम होल्ड कर पा रहा है, कम होल्ड कर पा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज को देखना, यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर देखते हैं कि यहां पर अपने पास आ रहा है कि जैसे हम जिरकोनियम से हाफनियम की तरफ जा रहे हैं तो 14 एलिमेंट्स आते हैं एफ ब्लॉक के, ऐसे ही हाफनियम से रूफियम की तरफ जा रहे हैं तो इससे पहले 14 एलिमेंट्स आते हैं एक्टिनाइड के एफ ब्लॉक के। तो यहां पर एफ कैरेक्टर आने की वजह से क्या होता है, पुअर शीडिंग होती है। पुअर शीडिंग होती है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा।
तो अब कैसे यहां पर साइज छोटा हो रहा है इसको देखिएगा, जिरकोमियम से हाफमियम, हाफमियम से रुफमियम। यहां पर मैं बना देता हूं ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड और ये 7th पीरियड। यहां पर ध्यान सुनना, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। और कहां सा जिरकोमियम, हाफमियम एंड रूफिमियम। तो जिरकोमियम की अगर बात करें तो इसका मतलब 5th पीरियड मतलब 5 सेल है इसमें, 1 सेल, 2 सेल, 3, 4, 5, ये 5 सेल इसमें। ऐसे अगर हाफमियम की बात करें तो हाफमियम में 6 सेल होती हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, इस तरह से। और रूफिमियम में क्या होता है 7 सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। अभी ध्यान से सुनना कि ऐसे जाने पर क्या होना चाहिए था, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हाफ जिरकोमियम से हाफमियम की तरफ जाते हैं तो यहां पर 6 सेल होती हैं तो साइज बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो है एफ कैरेक्टर आने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या लगता है यहां पर बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो इस बाहर वाली शेल को ये क्या करेगा, अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसको खींच देगा, इन सारी शेल को खींच देगा और ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो इन सेल को अपनी तरफ खींचेगा और ये साइज छोटा हो जाएगा। यानी कि ये 6 सेल की साइज को खींच के कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर देता है, इन 5 सेल की साइज के बराबर कर देता है। और ऐसे ही यहां पर भी एफ कैरेक्टर आ रहा है, रूफिमियम से पहले भी यहां पर क्या आ रहा है, एफ कैरेक्टर आ रहा है। तो एफ कैरेक्टर जब आएगा तो इसका भी कॉन्ट्रैक्शन बाहर वाली शेल पे बढ़ेगा और उन बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसकी साइज क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो तब इसकी साइज किसके बराबर हो जाती है, इस 5 शेल के बराबर हो जाती है या फिर लगभग बराबर हो जाती है। इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्या होगा, जैसे यह साइज पहले बड़ी हुई है तो अब यह साइज कॉन्ट्रैक्शन होने पर क्या हो जाती है बेटा, छोटी हो जाती है। किस तरह से छोटी हो जाती है, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन जैसे लग रहा है तो ये साइज छोटी हो जाती है। अब मैं यहां पर बना देता हूं इनका डायग्राम अच्छे से। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी कि 6 सेल हैं और ऐसे ही नीचे वाले में क्या है, 7 सेल हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से वो 7 सेल पास पास आ जाती है, करीब करीब आ जाती है, उतनी डिस्टेंस उनके बीच में नहीं रहती, उनकी डिस्टेंस कम हो जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। तो अब जो है यहां पर जब देखने को मिलता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो इन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इसकी साइज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, साइज छोटी हो गई, तो इसका साइज लगभग 5 सेल के बराबर हो गया। ये देखो यहां पर 5 सेल का साइज भी इतना, 6 सेल का साइज भी कॉन्ट्रैक्ट होके 5 सेल के बराबर हो गया, 7 सेल का साइज भी कॉन्ट्रैक्ट होके 5 सेल के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 6 पीरियड में अपने पास कॉन्ट्रैक्शन लगता है और वो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से लग रहा है, इन लैंथेनाइड्स की वजह से। ठीक, क्योंकि यहां पर एफ कैरेक्टर आ रहा है लैंथेनाइड्स का। और यहां पर 7 पीरियड की बात करें तो एक्टिनाइड आते हैं अपने पास, ये एक्टिनाइड एलिमेंट्स आते हैं यहां पर, तो उसकी वजह से एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, कॉन्ट्रैक्शन वजह से साइज छोटी हो जाती है बेटा। ये बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखना। तो 6 पीरियड में क्या लगता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर तुमसे कोई पूछे कि यहां पर जो है 6 सेल की साइज बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन 6 सेल की साइज 5 सेल के बराबर हो गई, क्यों, क्योंकि ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पुअर सीडिंग हो रही है तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और साइज छोटी हो जाती है। ऐसे ही 7 पीरियड में क्या लगता है बेटा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ठीक, और ये 7 सेल को खींचकर क्या कर देता है, 5 सेल के बराबर कर देता है। ठीक है, तो और इन तीनों का फिर क्या हो जाता है, 5th, 6th, 7th पीरियड का जो साइज है वो सेम हो जाता है या फिर लगभग सेम हो जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, 6 सेल पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है तो वो 6 सेल को खींचकर 5 सेल के बराबर कर रहा है, उसके 5 सेल के साइज के बराबर कर रहा है, रेडियस के बराबर कर रहा है। और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन 7 सेल पे लग रहा है तो वो 7 सेल का जो साइज क्या कर दे रहा है, 5 सेल के बराबर कर दे रहा है, तब जाके इनका साइज इक्वल हो रहा है। तो इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कौन सा होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि वो 7 सेल को खींचकर 5 के बराबर कर रहा है और ये 6 सेल को खींचकर 5 के बराबर कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन ये है, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा तो है लेकिन इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है, नीचे वाला। भाई ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा तो है लेकिन इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नीचे वाला है, क्योंकि वो 7 सेल को खींच के 5 सेल के बराबर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम यहां पर जा रहे हैं, यहां पर एफ कैरेक्टर
यहां पर क्या है बेटा, यहां पर क्या है, एफ कैरेक्टर ज्यादा आ गया, यहां पर मोर एफ कैरेक्टर आ गया। अगर एफ कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यह हमने देखा भी था इसमें, इस पहले वाले पेज में हमने ये भी देखा है कि भाई एफ कैरेक्टर अगर ज्यादा आएगा, एफ कैरेक्टर अगर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो सीडिंग कम होगी, कम होल्ड कर पाएगा न्यूक्लियर चार्ज को, न्यूक्लियर चार्ज को कम होल्ड कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि यहां पर अगर बात करें तो 7th वाले पीरियड में ज्यादा एफ कैरेक्टर आने की वजह से क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि पुअर सीडिंग होती है। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखना। तो हम अगर बात करें तो जिरकोनियम और हाफनियम का साइज इक्वल हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिरकोनियम से हाफनियम में जा रहे हैं तो साइज कम बराबर हो जा रहा है, या फिर हाफनियम से रुफनियम में जा रहे हैं साइज बराबर हो जा रहा है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिरकोनियम से हाफनियम में जाने पर। बोलता है जिरकोनियम और हाफनियम का साइज इक्वल हो रहा है, क्यों, तो उसका कारण ये है क्योंकि यहां पर क्या लगता है, जिरकोनियम से हाफनियम में जैसे जाते हैं तो इससे पहले लेंथेनाइड्स एलिमेंट आते हैं, जिसकी वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है और 6 सेल का साइज 5 सेल के बराबर हो जाता है। तो केवल हमने जवाब क्या देना है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से जिरकोनियम हाफनियम एक जैसे हो गए। फिर हाफनियम रुफियम या फिर जिरकोनियम रुफियम क्यों अगर इक्वल साइज के हो रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 7th पीरियड में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक बात को काफी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन लेना, क्या ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है लेंथेनियम और एक्टिनियम पे भी लग रहा है, क्या ये इधर पे भी लग रहा है लेंथेनियम एक्टिनियम पे, नहीं, ये इन पे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथेनियम के बाद ये 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेंथेनियम के बाद ये 14 एलिमेंट्स आते हैं या फिर एफ कैरेक्टर आते हैं, ऐसे एक्टिनियम के बाद ये 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद ये एफ कैरेक्टर आ रहा है, उससे पहले ये एफ कैरेक्टर नहीं है। तो इस वाले में अगर थर्ड ग्रुप की हम बात करें तो थर्ड ग्रुप में कंटिन्यूअसली डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। ठीक, अगर हम बात करें फोर्थ ग्रुप की, तो फोर्थ ग्रुप में यहां पर फोर्थ ग्रुप की बात करें तो फोर्थ ग्रुप में क्या हो जाता है, हाफनियम और रुफियम का साइज भी जिरकोनियम के बराबर हो जाता है, क्योंकि इनसे पहले लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर एक्टिनाइड एलिमेंट आ जाते हैं। यहां पर लेंथेनाइड्स आ जाते हैं इससे पहले एक्टिनाइड आ जाता है। तो यहीं पर क्या हो रहा है, एफ कैरेक्टर आ जा रहा है, यहीं पर एफ कैरेक्टर आ जा रहा है। तो जब इनसे पहले एफ कैरेक्टर आ रहा है तो एफ कैरेक्टर का इफेक्ट या फिर वो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इनके बाद वाले एलिमेंट पे दिखेगा, इनसे पहले वो नहीं दिखता। तो इसका मतलब है जिरकोनियम से हाफनियम तो साइज इक्वल, हाफनियम से रुफनियम में साइज इक्वल, उसके बाद ये भी नायोबियम से यहां पर भी साइज इक्वल, 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 यहां भी नियरली इक्वल, नियरली इक्वल, नियरली इक्वल, नियरली इक्वल या फिर इक्वल। ठीक है, इस तरह से ये साइज इक्वल या फिर नियरली इक्वल हमारे पास होता चला जाता है। क्यों होता चला जाता है, इसके बाद इसलिए साइज इक्वल हो रही है क्योंकि इससे पहले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात हमें याद रखना है। याद क्या रखना है कि हम अगर बात करें डी ब्लॉक की तो थर्ड ग्रुप में अगर हम देखें तो थर्ड ग्रुप में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली साइज बढ़ रहे हैं। लेकिन फोर्थ ग्रुप की अगर बात करें, फोर्थ से लेकर 12th ग्रुप की अगर बात करें तो कहां ग्रुप में साइज बढ़ेगा, चौथे से पांचवें में जाने पर साइज बढ़ रहा है। देखो, चौथे से पांचवें में जाने पर साइज बढ़ रहा है, लेकिन पांचवें, छठे और सातवें का साइज क्या है, पांचवें, छठे, सातवें का अपने पास साइज क्या है, सिमिलर है, लगभग सिमिलर है। वो किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आई बात समझ में। तो हम ये बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि भाई यहां पर पीरियड की अगर, यहां पर ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या है बेटा, हमारे पास यहां पर फोर्थ ग्रुप से लेकर फोर्थ ग्रुप टू 12th ग्रुप, ठीक। एंड पीरियड कहां से कहां, पीरियड कहां से कहां, 5th, 6th, 7th पीरियड है ना, 5th, 6th और 7th पीरियड। यहां पर इनका जो साइज है वो साइज सिमिलर हो जाता है, सिमिलर साइज हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से समझ लेना। और ये यहां पर एक्सेप्शन आ जाता है और उस एक्सेप्शन का कॉन्ट्रैक्शन से
रिलेशन हम समझ चुके हैं बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। तो ये चीजें अपने दिमाग में सारे बच्चों ने रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है। इसको इस तरह से मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के बादलों के अंदर बंद कर दिया और स्टार पॉइंट लगा दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कहा ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12 और पीरियड नंबर कौन सा 5th 6th 7th, इनका क्या हो गया साइज बराबर। यहां से ये पूरा का पूरा साइज क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है, ये पूरा का पूरा साइज, ठीक है बेटा। कारण लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई। तो एटॉमिक साइज से रिगार्डिंग सारी बातें समझ में आई बेटा। तो ये अपने पास एटॉमिक साइज कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले इसको देख लीजिए अच्छे से। तो बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है, हमने ये तो कंप्लीट कर दिया है, एटॉमिक साइज वाला टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर दिया है इस लेक्चर का। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहने वाला है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि दूसरा जो टॉपिक अपने पास रहेगा बेटा वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अच्छा, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं या फिर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये इसका दोनों ही नाम है, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लो चाहे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कह लो। अच्छा बेटा, एंथैल्पी का मतलब मैंने बताया है, इसका मतलब होता है एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, ये समझे इस चीज को किस तरह से होगा। आयनाइजेशन का एंथैल्पी का मतलब हमारे पास है कि मान लीजिए कोई एटम, ये कोई एटम है, ठीक है ना, ये कोई एटम है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, सबसे बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसको निकालने के लिए जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए, उसी कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमने भी कहां पर पढ़ लिया था, 11th क्लास के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने वहां पर देख रखा है। तो यहां पर इसका डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे, बस सिंपल मैं ये बता रहा हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं कि वह कम से कम एनर्जी जो किसी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए चाहिए होती है, किसी गैसेस एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, उसी कम से कम एनर्जी को बेटा हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट या फिर लूजली बॉन्डेड, क्योंकि जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सबसे आउटरमोस्ट भी होगा या फिर लूजली बॉन्डेड भी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। इतना तो इसका डेफिनेशन था जो 11th क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन यहां पर इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आते हैं। डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आते हैं कि भाई किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, है ना, कि कहां पर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगानी पड़ेगी, यानी कि किसके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, किसके इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे, तो उसके बारे में बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो वो ये बात है बेटा जहां पर अपने पास होगा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये स्टार पॉइंट है। जब अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो अगर मैं वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं या फिर इलेक्ट्रॉन डालने पर, इलेक्ट्रॉन निकालने पर या इलेक्ट्रॉन डालने पर अगर वो स्टेबल बन रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, आई बात समझ में। यानी कि जब अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा होगा तो जो वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बहुत कम होने वाली है, ठीक है ना। यानी कि आसानी से क्या करेगा, एटम अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहिएगा। एटम, कोई भी एटम क्या होना चाहता है बेटा, अनस्टेबल से स्टेबल आसानी से होना चाहता है। तो जब वो अनस्टेबल रहेगा, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल रहेगी, तो अनस्टेबल से जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा तो वो बहुत जल्दी से जल्दी चला जाएगा, बहुत आसानी से वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहेगा। तो यहां पर क्या आता है कि ये प्रोसेस बहुत इजीली होगा, ठीक। और जब ये इजीली होगा तो यहां पर बोला जाता है कि जो इसकी E0 वैल्यू है
वो ई नॉट वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, इसकी पॉजिटिव हो जाती है। इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमने ये याद रखना है कि जब इस अनस्टेबल से स्टेबल गया तो ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव थी, या फिर इजीली ये चीजें हो जाती है, एटम खुद भी चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो ये चीजें आसानी से हो जाती हैं, तो वहां पर इंथैल्पी बहुत कम देनी पड़ती है और वो पॉजिटिव हो जाती है हमारे पास। इस बात को हमने याद रखना है। दूसरा हमारे पास क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ऑलरेडी स्टेबल है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई एटम अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो अगर उसको हम वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं फिर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, तो क्या कोई एटम स्टेबल से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, आसानी से जाएगा? नहीं जाएगा। तो वहां पर हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, ठीक। वहां पर क्या हो जाता है, जब आसानी से ये चीजें नहीं होती हैं, ये नॉट इजीली, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा कि ये आसानी से नहीं होगा। आसानी से जब नहीं होगा तो यहां पर क्या हो जाता है, इसकी ई नॉट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहां पर हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर अनस्टेबल से स्टेबल जाएगा तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। बहुत आसानी से चीजें हो रही हैं तो ई नॉट पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि एटम के लिए ये पॉजिटिविटी वाली बात है। एटम के लिए क्या पॉजिटिविटी वाली बात है, जब अनस्टेबल से स्टेबल जा रहा है तो एटम आसानी से हो जाएगा, एटम के लिए ये पॉजिटिव वाली बात है। तो इंथैल्पी क्या होगी, यहां पर पॉजिटिव हो गई। जब स्टेबल से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा तो ये एटम आसानी से नहीं जाना चाहेगा, इसको जबरदस्ती अगर करेंगे यहां पर तो ये चीजें आसानी से नहीं होंगी, यानी इजीली नहीं होंगी, तो यहां पर इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये बात याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको तो तुम बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन देने पड़ते हैं हमारे पास। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें समझा रहा हूं यहां पर, जैसे मान लीजिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अपने पास Mn2 पॉजिटिव या फिर Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव, इसकी जो ई नॉट वैल्यू है वो क्या है, मोर पॉजिटिव है। क्या बोलेगा, मोर पॉजिटिव, ठीक, ऐसा। जबकि यानी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, जबकि अगर मैं यहां पर यही क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करता हूं और ये 2 पॉजिटिव में जब जाएगा, क्रोमियम जब 2 पॉजिटिव में जाएगा, इसके कंपेरेटिवली क्रोमियम जब 2 पॉजिटिव में जाएगा तो इसकी जो ए नॉट की जो वैल्यू है, ए नॉट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि मोर नेगेटिव होगी। वो बोलेगा ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जब Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है तो इसके लिए अपने पास ए नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और जब क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम 2 पॉजिटिव में जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है यहां पर, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, नेगेटिव, नेगेटिव। ये वैल्यू इसके लिए क्या है, नेगेटिव। तो इस चीज को हम समझते हैं कैसे। अब देखो यहां पर हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, Mn3 पॉजिटिव से कहां जा रहा है, Mn2 पॉजिटिव, ठीक। यहां पर एक बात ध्यान सुनना, क्या यहां पर Mn की जो वैल्यू है, यानी कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या है, क्या यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहां पर 3d4, है ना, 3d4। यहां पर Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Mn3 पॉजिटिव में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है। जब 2 पॉजिटिव होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अपने पास, 3d5। अब एक बात ध्यान सुनो, क्या ये एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 वाली, ये है बेटा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अनस्टेबल से स्टेबल आसानी से हो जाएगा ये, क्योंकि ये अपने पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये अपने पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब अनस्टेबल से स्टेबल जाएगा, जब अनस्टेबल से स्टेबल जाएगा तभी हम बोल रहे हैं कि इसकी ई नॉट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करके एनर्जी निकाल देगा। तो ये वाली चीजें अपने पास ए नॉट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हमने ये लिखना है क्योंकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव इसलिए हो रही है क्योंकि ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है। तो ये चीजें एटम खुद चाहेगा कि वो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए। लेकिन अगर यहाँ क्रोमियम की बात करें बेटा, तो क्रोमियम में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर देखूं क्रोमियम 3 पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, ये क्रोमियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, 3 पॉजिटिव का मतलब है क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्रोमियम, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर अपने पास होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 3d5 4s1। ठीक है, अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रखे हैं, यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन अगर जा रखे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एक इधर से और 2 इधर से। तो यहाँ पर डी में कितने बच जाएंगे, 3d3 बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक s से और एक d से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d4। अच्छा, यहाँ पर देखो बेटा, ये वाली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली इसकी क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये वाली क्या होती है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये स्टेबल पता कहां पर होती है, ये स्टेबल होती है कहां पर, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि जो T2g ऑर्बिटल होती है, उस T2g ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो T2g की हाफ फील्ड कंडीशन होती है, ये क्या होती है, T2g की हाफ फील्ड कंडीशन। तो T2g की हाफ फील्ड कंडीशन, जो T2g ऑर्बिटल अपने पास होती है उसकी हाफ फील्ड कंडीशन होती है, और उसमें ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये T2g या फिर Eg की हम बात करते हैं, ये d ऑर्बिटल क्या करता है, स्प्लिट करता है बेटा, d सबशेल स्प्लिट करता है T2g में और Ec में। ये हम कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन में भी बता रखा है ये चीजें। तो यहाँ पर T2g की जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल हो जाती है, उसके जो 3 डब्बे हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि T2g हाफ फील्ड में है यहाँ पर। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल जा रहे हैं। क्या ये आसानी से जाना चाहेगा, ये आसानी से नहीं जाना चाहेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, क्या आसानी से ये चीजें में बदल जाएगा, आसानी से इस चीज में ये नहीं बदलेगा। इसलिए इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव। ठीक, और ये चीजें तो अनस्टेबल से स्टेबल जा रहे हैं, इसलिए इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात याद रखना। मैंने जैसे यहाँ पर बोला कि ऑर्बिटल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर इसके लिए, वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, डी सबशेल की। ये सबशेल की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसकी है, सबशेल है ना, ये हाफ फील्ड है सबशेल का, डी सबशेल का। यहाँ पर अगर बात करें तो हाफ फील्ड ऑफ डी सबशेल। तो यहां पर डी सबशेल का हाफ फील्ड है, इस वजह से ये वाला स्टेबल है। ठीक, अनस्टेबल से हाफ फील्ड कंडीशन स्टेबल बन रही है डी की, इसलिए ये चीज आसानी से हो जाएगा, ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पर क्या है, ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास है, क्योंकि ऑर्बिटल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये T2g की हाफ फील्ड कंडीशन है, इस वजह से ये स्टेबल से ये D4 में जा रहा है। तो D4 में ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से नहीं जाएगा, तब जाके इसकी ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे अपने पास आते हैं, तो ये चीजें अपने पास समझ में रखना, बस ये वाला बॉक्स। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमारे पास ये 2 बातें कंप्लीट हो गई हैं, 2 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं, जहां पर हमने देखा ये चीज एटॉमिक साइज पहले कंप्लीट, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको भी शुरू करते हैं अपने पास, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज अपने पास है यहां पर, ठीक, ये तो अपने पास 5th प्रॉपर्टी थी, क्योंकि अपने पास जो है एटॉमिक साइज वाला तो 4th प्रॉपर्टीज थी। 4th वाली प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज, ठीक, 5th प्रॉपर्टीज आयनाइजेशन एंथैल्पी, और 6th प्रॉपर्टीज होगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन।
तो यहां पर जो है, यहां पर अगर बात करें तो ये अपने पास 5th प्रॉपर्टी है। और फिर हम आगे बात कर रहे हैं यहां पर 6 प्रॉपर्टीज की, और 6 प्रॉपर्टीज अपने पास है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट अपने पास है, यहां से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आते हैं अपने पास। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल लो या फिर एटोमाइजेशन एंथैल्पी बोल लो, एक ही बात है। अब ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है कि मान लीजिए अपने पास क्या है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है। क्या है? कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, वो गैसियस एटम में बदल जाए। गैसियस एटम यानी कि जब 1 मोल, मान लीजिए सॉलिड सब्सटेंस अपने पास क्या है, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक। तो 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में बदलने पर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि वह कम से कम एनर्जी जो 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में बदल दे, उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी is required, the minimum amount of energy is required to convert 1 mole solid substance into gaseous atom, into their gaseous एटम, ठीक है, कि 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में बदलने के लिए जो कम से कम एनर्जी की जरूरत होती है, जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। जैसे 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में बदलने के लिए, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में बदलने के लिए कम से कम एनर्जी की जरूरत होती है, उसी को हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। बेटा डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। इसके आते हैं क्वेश्चन अपने पास। क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, इस बात को याद रखना कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन का मतलब यहां पर है बेटा क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि जिस डी सब शेल में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर उसकी उतनी ही ज्यादा अपने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। यानी कि अगर ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी तो इसका मतलब वो सॉलिड सब्सटेंस ज्यादा हार्ड है ना। तो इसका मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है। अगर मैं इसको यहां पर लिखूं कि अगर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो सब्सटेंस ज्यादा हार्ड होगा, तो हार्ड सब्सटेंस होगा, है ना। इस बात को समझना अभी हमारे पास कैसे ये चीजें होती कैसे हैं उसको समझते हैं। देखिए बेटा, ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है उसको समझ लेते हैं कि क्यों हम बोल रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा हो। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी, और तब हमें यानी कि उतना ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होगा, यानी कि उतना सॉलिड सब्सटेंस को गैसेस सब्सटेंस में बदलने के लिए, उसके गैसेस एटम में बदलने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। वो क्यों कह रहे हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल कि एक अपने पास डी है, D4 वाली कंडीशन, ठीक, और दूसरी अपने पास है D5 वाली कंडीशन। इसको समझते हैं। D4 वाली कंडीशन क्या होगी, यहां पर डी के बना देते हैं 5 डब्बे, ये 5 ऑर्बिटल, और इस यहां पर भी डी के जो है ये 5 ऑर्बिटल बना रहे हैं हम ये। अब देखना यहां पर D4 वाली कंडीशन 1 2 3 4 इस तरह से, यहां पर D5 वाली 1 2 3 4 5। इसमें देखो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4,
और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। ध्यान से समझना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या करेगा, बॉन्ड अपने पास बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, यानी कि अगर यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स इस डी के हैं तो जो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहां पर आएगा तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर क्या होगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक ये शेयर करेगा, यानी कि यहां पर दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनेगा, यानी कि बॉन्ड 1 यहां पर बना, दूसरा बॉन्ड इसके साथ बना दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तीसरा बॉन्ड तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बना, चौथा बॉन्ड चौथे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बना। तो इस तरह से यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो यहाँ पर बॉन्ड कितने बनेंगे, 5 बॉन्ड, B1 ये B2, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए बॉन्ड 3 है, यहाँ पर बॉन्ड 4 और ये वाला बॉन्ड 5 है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ पर 5 बॉन्ड बन रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताना कि देखो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसमें जो है आसानी से जो है सॉलिड गैसेस एटम में बदल जाएगा, कि जहां पर एटम में क्या होगा, बॉन्डिंग कम होगी, जहां पर किस सब्सटेंस में क्या होगी, कम बॉन्डिंग होगी, वो आसानी से सॉलिड से गैस में बदल जाएगा। जिसमें ज्यादा बॉन्डिंग होगी वो आसानी से गैस, सॉलिड से गैस में नहीं बदलेगा, वहां पर इंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके साथ फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। जब ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो फिर ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो उस ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी क्या चाहिए होगी, ज्यादा ही चाहिए होगी। इसलिए यहां पर हम क्या बोलते हैं कि इस वाले की जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। जब ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये मोर हार्ड होगा बेटा, ये हार्ड होगा, ठीक है, ये ज्यादा हार्ड होगा और ये उसके कंपैरेटिवली उतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा, कम हार्ड होगा, यानी कि ये आसानी से गैस बन जाएगा, ये वाला आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये वाला आसानी से नहीं बनेगा। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि यहां पर अपने पास क्या बन रहे हैं, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर 5 बन रहे हैं और यहां पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इसलिए इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है बेटा। साथ ही साथ हमने एक और बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो और डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर कंपैरिजन की बात करें, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट कंपैरिजन की अगर बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, फॉर्म हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन ये फिर मोर हार्ड सब्सटेंस, यहां पर हम बात करेंगे कि ये मोर हार्ड सब्सटेंस बनाते हैं, जबकि ये एस ब्लॉक सब्सटेंस के करके एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, ये उतना ज्यादा हार्ड सब्सटेंस नहीं बनाते हैं, है ना। फॉर्म लेस हार्ड सब्सटेंस या फिर लेस हार्ड सॉलिड सब्सटेंस, ठीक। यानी डी ब्लॉक वाले क्या करते हैं, डी ब्लॉक वाले क्या करते हैं बेटा, वो ज्यादा हार्डेस्ट सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं, जबकि एस ब्लॉक वाले उतने ज्यादा हार्डेस्ट सॉलिड सब्सटेंस नहीं बनाते हैं ना। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं, हार्डनेस की बात करते हैं, हार्डनेस की बात करते हैं, हार्डनेस, तो हार्डनेस किसकी ज्यादा होती है कि हार्डनेस की अगर बात करें तो डी ब्लॉक सब्सटेंस की, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो सब्सटेंस होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो सब्सटेंस होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट के सब्सटेंस के कंपैरेटिवली, ठीक। अब ऐसा क्यों, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बेटा हम ये समझते हैं एस ब्लॉक तो क्या है, मेटल है, सारा का सारा एस ब्लॉक क्या अपने पास मेटल्स हैं, डी ब्लॉक भी अपने पास मेटल्स हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, डी ब्लॉक मेटल्स तो हैं यहां पर, एस ब्लॉक अपने पास मेटल है, ठीक, डी ब्लॉक भी अपने पास क्या है, मेटल है, दोनों ही अपने पास मेटल है। अब क्या होगा
कि जो s ब्लॉक हैं वो केवल और केवल मेटालिक ही बॉन्ड बनाएंगे, एक ही बॉन्ड बना रहे हूं, मेटालिक बॉन्ड, ठीक। यानी कि जब डी ब्लॉक जो अगर मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं तो एस ब्लॉक अपने पास मेटल है, एस ब्लॉक के जो सब्सटेंस बनते हैं वो जो भी सॉलिड सब्सटेंस अपने पास बना रहे हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, उन वो केवल और केवल मेटालिक बॉन्ड से ही वो अपना सब्सटेंस बनाते हैं, सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं, केवल मेटालिक बॉन्ड ही करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक की अगर बात करें, यहां पर जो डी ब्लॉक हैं वो मेटल तो हैं, यहां पर मेटालिक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, मेटालिक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ यहां पर दूसरा बॉन्ड भी बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने यहां पर बताया है कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड भी बनते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि डी ब्लॉक सब्सटेंस में क्या है, 2 बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें क्या है बेटा, 2 बॉन्ड कैरेक्टर है, 2 बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या है, 2 बॉन्ड कैरेक्टर है। जब इस वाले में 2 बॉन्ड कैरेक्टर हैं, डी वाले में मेटालिक भी और कोवलेंट भी, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हम बोलेंगे ये ज्यादा हार्ड है। जबकि एस ब्लॉक की बात करें तो वो केवल और केवल एक ही बॉन्ड कैरेक्टर उसमें होता है, वो है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाते हैं, ज्यादा हार्डेस्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ज्यादा हार्डेस्ट सॉलिड सब्सटेंस यहां पर ये बनाते हैं, ठीक। दूसरी बात ये है काफी इंपॉर्टेंट कि भाई एस ब्लॉक, यानी कि अगर एस ब्लॉक तो हम बात कर ही लिए हैं, हम बात करते हैं यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात कि डी ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं, मेटल हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट तो क्या है, सारे के सारे मेटल, लेकिन इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से कम है। तो इस बात को भी याद रखना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है क्या है बेटा, ऑल आर मेटल बट द मेटालिक कैरेक्टर, is less than S block element। ये बात थोड़ा सा हमें याद रखनी है, क्योंकि हमें पता है अगर हम बात करें कि डी ब्लॉक जो है मेटल तो है लेकिन उसमें उतना मेटालिक कैरेक्टर नहीं होता जितना एस ब्लॉक वालों में होता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है और पहले भी ये समझा है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो ये पूरा डी है अपने पास। इससे पहले क्या आते हैं, डी ब्लॉक जो शुरू होता है वो 3rd ग्रुप से 12 ग्रुप तक होता है, तो उससे पहले के जो 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये अपने पास एस ब्लॉक में आते हैं। तो अगर मैं इससे पहले बोल रहा हूं एस ब्लॉक है, तो हम अगर मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है 11th क्लास वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो पीरियड में जाने पर, यानी कि इस तरह से लेफ्ट से राइट में जाने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक। और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे यहां लेफ्ट साइड क्या होंगे, अपने पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, तो जैसे एस से हम डी की तरफ चलें, यानी कि एस में पीरियड की तरफ जा रहे हैं, एस से डी की तरफ चलें, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये हमें इसलिए याद रखना है और इसीलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये वाला ये जो बात है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है मेटालिक कैरेक्टर तो रखते हैं लेकिन उनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, एस से कम होता है। तो इस बात को हम पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से भी समझ लिया है, जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी बताया जाता है। तो इतनी चीजें हमने इसमें कंप्लीट करी बेटा। ये चार जो पेज पड़े हैं इसमें हमने तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एटॉमिक साइज कंप्लीट कर लिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट कर लिया है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। ये पहला पेज है, इसमें हमने अच्छे से समझ लिया था। दूसरा पेज ये देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पेज ये हमने पढ़ा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड ये हमने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पढ़ा है।
काफी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। कभी कभी डी से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए भाई कि ये ज्यादा हार्ड क्यों है, तो हार्ड इसलिए होगा क्योंकि उसकी इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक, या फिर उतनी ही ज्यादा उसमें बॉन्ड बनेंगे, उतनी ही ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पूरी की पूरी यानी कि 6 प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर दी है, 3 प्रॉपर्टीज इसमें करी है और 3 हमने सेकंड चैप्टर सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर ली है, ठीक। ये थर्ड लेक्चर है तो इसमें हमने 3 और प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है बेटा। ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज अपने पास हो गई हैं। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बाकी 3 और प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। इतने में कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे और उसमें बाकी 3 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है बेटा। तब के ओके, ठीक है, बाय।